नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेंशन एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। दोस्तों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है या फिर आपके परिवार में कोई सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिस पर इस समय पूरे देश के लाखों कर्मचारी और करोड़ों पेंशनर्स की नजरें टिकी हुई है। सवाल यह है कि क्या 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी वास्तव में 18,000 रुपये से बढ़कर 69,000 रुपये हो सकती है? क्या 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मिलना संभव है? क्या 50% डीए को बेसिक में मर्ज किया जाएगा? और क्या पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है? दोस्तों, इन सभी सवालों पर पहली बार विस्तार से अपनी बात रखी है NCJCM के वरिष्ठ नेता और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर M रघवैया ने। तो आइए बिना किसी देरी के पूरी रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, हाल ही में 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष जस्टिन रंजना प्रकाश देसाई और आयोग के अन्य सदस्यों के साथ कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स की ओर से कई बड़े मांगे आयोग के सामने रखी गई। इन मांगों में सबसे प्रमुख मांगे थी न्यूनतम वेतन 69,000 रुपये यानी कि 69,000 रुपये की किया जाए, फिटमेंट फैक्टर 3.83 यानी कि 3.83 रखा जाए, 50% डीए को बेसिक वेतन में मर्ज किया जाए, फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए और 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक अंतरिम राहत दी जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सभी मांगे वास्तव में संभव है? डॉक्टर M रघवैया का कहना है कि मांगे किसी कल्पना या सपने पर आधारित नहीं है, बल्कि पूरी तरह वैज्ञानिक आधार और वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है। उन्होंने बताया कि 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तक किया गया था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में महंगाई, जीवन यापन का खर्च, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, परिवहन, तकनीकी और अन्य जरूरी खर्चों में भारी वृद्धि हुई है। आज की परिस्थितियों में यदि वास्तविक जीवन लागत का आंकलन किया जाए तो न्यूनतम वेतन लगभग 69,000 रुपये बैठता है, यानी कि 69,000 रुपये बैठता है। यही कारण है कि 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी गई है। दोस्तों, यहाँ यह समझना जरूरी है कि फिटमेंट फैक्टर ही वह आधार होता है जिसके माध्यम से कर्मचारियों की नई सैलरी तय होती है। जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा, उतनी अधिक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या अगर सरकार इतनी बड़ी बढ़ोतरी करती है तो क्या देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं पड़ेगा? इस पर डॉक्टर रघवैया ने कहा है कि सरकार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में काफी मजबूत हुई है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर ने भी इस विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका मानना है कि यदि कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय बढ़ेगी तो उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। जब लोग अधिक खर्च करेंगे तो बाजार में मांग बढ़ेगी, उद्योगों को फायदा होगा और अंततः अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण मांग है फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करना। अभी तक वेतन निर्धारण में पति, पत्नी और 2 बच्चों का आधार माना जाता था, लेकिन वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में माता पिता की देखभाल भी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के कई नियम भी इस बात को स्वीकार करते हैं। इसलिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि माता पिता को भी फैमिली यूनिट में शामिल किया जाए। यदि ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन निर्धारण की गणना भी बदल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं डीए मर्जर की। महंगाई भत्ता यानी डीए लगातार बढ़ रहा है। कई कर्मचारियों का मानना है कि जब डीए 50% से अधिक हो चुका है तो इसे बेसिक वेतन में जोड़ देना चाहिए। डॉक्टर रघवैया ने भी यह मांग दोहराई है। उनका कहना है कि वर्तमान महंगाई स्थायी प्रकृति की हो चुकी है, इसलिए डीए को बेसिक से मर्ज करना कर्मचारियों के हित में होगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण विषय है जोखिम भरे कार्यों में लगे कर्मचारियों का। रेलवे, रक्षा, सीमा सुरक्षा और अन्य कई विभागों में कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। इन कर्मचारियों के लिए अलग रिस्क अलाउंस और बेहतर वेतन पैकेज की मांग भी आयोग के सामने रखी गई है। प्रतिनिधियों का कहना है
कि जो कर्मचारी ज़्यादा जोखिम उठाते हैं उन्हें उसके अनुसार अतिरिक्त लाभ मिलना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इंक्रीमेंट के बारे में। कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि वार्षिक इंक्रीमेंट कम से कम 6% हो। साथ ही प्रमोशन और MEPC की व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी बनाया जाए। कई कर्मचारी वर्षों तक एक ही पे लेवल में फंसे रहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए नई व्यवस्था की मांग की गई है। दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जो लाखों पेंशनर्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS। डॉक्टर रघुवैया ने स्पष्ट कहा है कि पेंशन कोई दान या सहायता नहीं है, यह कर्मचारियों का अधिकार है। उन्होंने आयोग के सामने जोखिम वाले विभागों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग रखी है। इसके अलावा वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी की मांग भी दोहराई गई है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर सरकार 3.83 फिटमेंट फैक्टर नहीं मानती तो क्या होगा। इस पर डॉक्टर रघुवैया का कहना है कि अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पहले आयोग सभी आंकड़ों और तर्कों का अध्ययन करेगा, इसके बाद अपनी सिफारिशें देगा। लेकिन उनका मानना है कि 2016 वाले 2.57 फिटमेंट फैक्टर को दोबारा लागू करना उचित नहीं होगा, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। दोस्तों, फिलहाल सभी कर्मचारी संगठन और पेंशनर संगठन आयोग की अगली कार्यवाही का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले महीनों में कई और बैठकें होने वाली है। इन बैठकों के बाद यह स्पष्ट होगा कि 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें क्या होगी। लेकिन एक बात साफ है कि इस बार कर्मचारी संगठन पूरी मजबूती के साथ अपनी मांगों को आयोग के सामने रख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार और वेतन आयोग इन मांगों पर कितना सकारात्मक रुख अपनाते हैं। क्या कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी? क्या पेंशनर्स की उम्मीदें पूरी होगी? और क्या वास्तव में आने वाले 69,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी का सपना हकीकत बनेगा? इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। दोस्तों, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में इतना समय क्यों लग रहा है। कई कर्मचारी और पेंशनर्स लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि आयोग का गठन हो चुका है, सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है, फिर भी अंतिम रिपोर्ट कब आएगी। दोस्तों, आपके सामने और एक महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर आयोग कर्मचारियों की सभी मांगे नहीं मानता तो आगे क्या होगा। इस सवाल का जवाब भी कर्मचारी संगठनों ने दिया है। उनका कहना है कि यदि कर्मचारियों की जायज मांगों को नजरअंदाज किया जाता है तो वे सरकार के सामने अपना पक्ष और मजबूती रखेंगे। आवश्यक हुआ तो आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और अन्य लोकतांत्रिक तरीकों का भी सहारा लिया जाएगा। हालांकि फिलहाल सभी संगठन बातचीत और चर्चा के माध्यम में समाधान चाहते हैं। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 8वें वेतन आयोग का असर सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। जब केंद्र सरकार वेतन और पेंशन में संशोधन करती है तो कई राज्य सरकारें भी बाद में उसी मॉडल को अपनाती है। इसलिए पूरे देश के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स इस आयोग पर नजर बनाए हुए हैं। धन्यवाद।